This conference will now be recorded. हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली वो टैक्सेस हैं जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि जब कोई मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचता है तो मैन्युफैक्चरर के लिए सेल है, उसको टैक्स चुकाना है। वो टैक्स जेब से नहीं देगा, वो बोलेगा होलसेलर ला इधर ला टैक्स ला। अपन किसी दुकान पे जाते हैं माल खरीदने के लिए तो वैट अपनी जेब से लगता है ना। वो वैट एक्चुअल में एक्सपेंस किसका है? उस शॉप वाले का, उसकी लाइबिलिटी है, उसका आउटपुट है। आउटपुट टैक्स कहते हैं इसे। ठीक है, जब सेल पे टैक्स लगता है उसे कहते हैं आउटपुट, जब परचेज के ऊपर टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनपुट। चाहे वैट बोलो चाहे जीएसटी बोलो कुछ भी बोलो, सब जगह पे सेम टर्मिनोलॉजी चलती है ऑल ओवर वर्ल्ड। किसी भी कंट्री में चले जाओ, सेल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसे कहा जाता है आउटपुट, जो परचेज पे टैक्स लग रहा है उसे कहा जाता है इनपुट। ऐसा क्यों कहते हैं इसके पीछे लॉजिक अभी समझेंगे। ठीक है, बट ये समझो कि अगर जब आउटपुट होता है, आउटपुट इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब पे करना पड़ेगा। किसकी लाइबिलिटी है? दुकानदार की। उसको पे करना है किसको? गवर्नमेंट को। बट क्या वो पे कर रहा है? वो तो तुमसे चार्ज ले रहा है ना। तो उसने अपने टैक्स का बर्डन तुम्हें शिफ्ट कर दिया। तो चेन जो है पूरी आपकी, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर टू कंज्यूमर, जो भी आपकी चेन है उस पूरी चेन में ये चलता है। मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना है सेल के ऊपर, वो होलसेलर से कलेक्ट कर लेता है। होलसेलर को टैक्स पे करना है जब वो रिटेलर को सेल करेगा, वो रिटेलर से कलेक्ट कर लेता है। रिटेलर को पे करना है जब वो कंज्यूमर से कलेक्ट करता है, लेकिन वो कंज्यूमर पे बियर कर लेता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस जिसका बर्डन एंड कंज्यूमर को ही बियर करना पड़ता है। इट इज ऑलवेज बॉर्न बाय एंड कंज्यूमर। जो उस प्रोडक्ट का अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को अल्टीमेटली यूज कर रहा है या उसके लिए पे कर रहा है बेसिकली। कि अब तुम बोलोगे सर हम तो मोबाइल यूज करते हैं बट पेमेंट पापा करते हैं, तो हमें तो नहीं लगा। तो मतलब जो पे कर रहा है, या तो जो पे कर रहा है या यूज कर रहा है, दो में से एक, उसके ऊपर बर्डन लगता है। अब तुम सोचो कोई भी टैक्स तुम्हारे हिसाब से, तो अपन देखते हैं कौन से बॉक्स में फिट हो रहा है, जो तुमने नाम सुने हो ऐसे आज तक कुछ भी। जीएसटी इनडायरेक्ट हो गया, इनकम टैक्स डायरेक्ट हो गया, इसके अलावा किसी ने कुछ सुना हो, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर कहाँ पे फिट बैठेगा? वैट तो इनडायरेक्ट टैक्स ही है। टोल टैक्स, हाँ अच्छा, वो टोल टैक्स क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। तुम गाड़ी चला के गए ना उस हाईवे पे, इट्स अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और बोलो। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना है उस सिनेमा हॉल को, बट वो तुमसे चार्ज करता है। अब तो खत्म हो गया एंटरटेनमेंट टैक्स, पहले लगता था। और बताओ। वेल्थ टैक्स, डायरेक्ट हुआ ना। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स, तुम्हारी वेल्थ है तुम्हें पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, जो म्यूनसिपालिटी टैक्स पे करते हो आप लोग, डायरेक्ट। भाई तुम्हारी है प्रॉपर्टी तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, नहीं है प्रॉपर्टी तो क्यों पे करेंगे? ठीक है। और क्या दे सकते हैं इसमें अपन एग्जांपल? सर्विस टैक्स पहले लगता था, इनडायरेक्ट। एक्साइज ड्यूटी, इनडायरेक्ट बेटा। एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट आगे वाले से करी जाती है, एक्साइज ड्यूटी के पॉइंट पे आएंगे। तो बेसिकली ऐसे टैक्सेस जिनका कलेक्शन कोई और किसी और पे बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं इनडायरेक्ट, जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते उनको कहते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी। कस्टम्स बेटा इनडायरेक्ट। कस्टम्स इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ड्यूटी। कस्टम्स लगती किस पे? सेल के ऊपर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर है, तो सेल परचेज ही एक तरीके से हो। अब देखो जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक दिन में नहीं आया। जीएसटी को आने में 17 साल लगे थे। 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी इंडिया में, तब उन्होंने प्रपोज किया था कि हम वैट सिस्टम को हटा करके जीएसटी लगा देते हैं। और उस वक्त वैट भी उस वक्त सेल्सियस चलता था। वैट तो खुद ही 2005 में आया। ठीक है ना। तो उन्होंने प्रपोज करा था कि एक कॉमन टैक्स होना चाहिए इंडिया में, अलग अलग टैक्स हटाओ 2000 के अंदर। फिर 2005 में आया वैट, लेकिन वैट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। तो फिर वापस से 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया कि चलो जीएसटी बनाएंगे। फिर 2008 से 2017, 10 साल और लग गए उस सिस्टम को आने में। ठीक है जी। तो इट वाज नॉट वन डे कि एक दिन किसी ने सोचा कि मोदी ने सोचा चलो जीएसटी लगा लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना मोदी जी ने लगाया जीएसटी, उन्होंने नहीं लगाया। ये 17 साल पहले का आइडिया था जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट करा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट वैट जीएसटी, किसी को पता है? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट जीएसटी, फ्रांस। बिल्कुल सही अक्षित, फ्रांस। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री। और वर्ल्ड की दो ही कंट्री है जिनके पास में ड्यूल मॉडल जीएसटी है। चेंज पे आते हैं, क्या हुआ उसको समझेंगे, वही समझना है आपने को। जीएसटी से पहले समझना है कि जीएसटी से पहले क्या दिक्कत थी, इससे जीएसटी आया। ठीक है। ऐसी दो ही कंट्री है वर्ल्ड में जो ड्यूल मॉडल जीएसटी फॉलो करते हैं। इंडिया में ड्यूल मॉडल जीएसटी। ड्यूल मॉडल जीएसटी कैसे? मतलब जो इनकम है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है आपस में। इसलिए अभी अपन पढ़ेंगे जब जीएसटी अब देखोगे तो जीएसटी दो तरह लगता है। तुम कोई भी सेल परचेस करोगे ना, तो मान लो तुमने 5% या 12% की रेट पे कोई गुड्स को परचेस किया, इस पे 12% का जीएसटी है, तो 6% सी जीएसटी लगेगा, 6% एस जीएसटी लगेगा।
CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम 6%, SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट की। तो तुम कोई भी सेल परचेस करते हो ना इंट्रास्टेट, तो उसके ऊपर दोनों का शेयर है, सेंट्रल का भी स्टेट का, इसे कहते हैं ड्यूल मॉडल, जहां पे दोनों गवर्नमेंट्स अर्न कर रही है। कनाडा इज द ओनली अदर कंट्री जहां पे ड्यूल मॉडल जीएसटी लगता है, ठीक है, प्रॉपर ड्यूल मॉडल जीएसटी कनाडा में लगता है। 160 कंट्रियां हैं वर्ल्ड की जहां पे एट प्रेजेंट जीएसटी लग रहा है। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उसमें से 160 कंट्रीज है जो जीएसटी एज इंप्लीमेंट करती है। जीएसटी को बनाने में 30 के ऊपर कमेटी लगी थी। इसमें पहली कमेटी 2004 में बनी थी विजय एल केलकर के अंडर। ये बहुत रिनाउंड पॉलिटिशियन रह चुके हैं एक टाइम के अपने, और मेन इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, वन ऑफ द मेन इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने 2000 से लेकर के 2008 तक का जो पीरियड है उस टाइम पे काफी सारे रिफॉर्म्स वगैरह कमिटीज की इन्होंने चेयरमैनशिप ली थी। तो उनको बोला गया था कि आप पहला जीएसटी बिल बनाओ। ऐसी 30 अलग अलग कमेटी बनी है, ये तो पहली थी। इसके बाद में और बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, ऐसे करते करते फाइनल ड्राफ्ट आया था 2016 में। 2016 में फाइनल ड्राफ्ट, उसमें भी चेंज हुए थे। 2016 में तो जीएसटी में लिखा गया था, जीएसटी के फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट जो उसका फाइनल ड्राफ्ट था उस वक्त का, उसमें लिखा था एक रेट लगेगी। आज की तारीख में 0, 5, 12, 18, 28 5 तरीके की रेट्स है, ठीक है। उस वक्त फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखा था सिर्फ एक रेट लगेगी, अलग अलग रेट लग गई हो, ठीक है। 18,000 से प्लस मैन आवर्स लगे थे, 175 के ऊपर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुए थे, जिसमें से एक तो लैप्स हो गया था। क्या हुआ, देखो कोई भी अगर आपको ऐसा बड़ा ऐसा टैक्स लॉज में चेंज करना है, तो ये टैक्स लॉज के बारे में पावर किसमें दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब भी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड होती है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए एक्ट पास करना पड़ता है पहले। तो 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, उसके बाद में जीएसटी आ पाया। अगर आपको चेंज, वरना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करते तो जीएसटी अमेंड, इसलिए जीएसटी के ऊपर रोक लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जब जीएसटी इंप्लीमेंट करते ना, तो लोगों ने इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या 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 ये अलाउड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट में केस कर लिए थे कि क्या जीएसटी अलाउड है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात करो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इस पॉइंट के लिए अलाउड है। दैट वाज द क्वेश्चन रेज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ कर सकते हैं, टैक्सेस आर द मतलब टैक्स पॉलिसीज और टैक्स लॉज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट डिसाइड करती है तो यस यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टैक्स लॉज, ठीक है ना। तो हाँ, लेकिन ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूशन बिल लगे थे और 5 एक्ट आए, उसके बाद में जाकर जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से। अब जीएसटी है क्या, देखो जीएसटी की डेफिनेशन जो है ना वो बहुत अजीब सी है। वो कहते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स, और वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और इंडिया में जीएसटी से पहले था ही वैट, और तो फिर तो सर क्या मतलब रहा, नाम ही तो चेंज करा है। एट कोर कंसेप्ट सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बट ऑन अ ब्रॉडर सेंस सब कुछ चेंज हुआ है। चक्कर क्या था, जैसे यूके में वैट चलता है, इंडिया में जीएसटी चलता है, बट यूके वैट इज मोर सिमिलर टू जीएसटी देन इंडियन वैट वाज टू जीएसटी। सर क्या बोला समझ में नहीं आया। मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में जो वैट का सिस्टम चलता था ना वो इतना खराब था कि अगर आप वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के सिस्टम से कंपेयर करोगे ना, तो यूके का में अंदर वैट चलता है, इंडिया में जीएसटी चलता है, बट ये दोनों सिमिलर है। बट इंडिया में जो वैट सिस्टम चलता था वो जीएसटी के सिमिलर बिल्कुल नहीं। क्यों, रीजन ये था कि वैट जो है वो जीएसटी एज अ कोर, एट द कोर इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। कैसा होता है भी निकालेंगे, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसी होती है उसमें देखेंगे, तो वैल्यू एडेड टैक्स ही वो, ठीक है। लगता वैल्यू एडिशन के ऊपर है, ठीक है। वैट भी लगता वैल्यू एडिशन के ऊपर था, बट चक्कर क्या, जीएसटी एट प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया लग रहा है एक ही रेट पे। मतलब वैट पहले जो चलता था उसमें क्या था, हर स्टेट अपने अपने अलग अलग रेट निकालती थी। मतलब अगर आप इन राजस्थान में काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है 14% टैक्स देना पड़े, बट महाराष्ट्र में काम करोगे तो 12% ही लगेगा, ठीक है ना। बेटा बेटा पहले वैट टैक्स ऑन टैक्स क्यों होता था वो समझेंगे, उसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है ना। बट बेसिकली एट द कोर जीएसटी एंड वैट का जो कंसेप्ट है वो सेम है, बट इंडिया में वैट का सिस्टम इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाया था, इसलिए अपन करा। तो एक बार ये भी बोला गया था कि चलो एक काम करते, नाम चेंज नहीं करते, नया वैट ले आते हैं। बट लोगों को लगा कि कंफ्यूजन होगा, इस चक्कर में उन्होंने नाम जीएसटी कर दिया। बट अगर तुम यूके में वैट पढ़ रहे हो या इंडिया का जीएसटी पढ़ रहे हो, सेम है, क्योंकि वहां पर ही वही सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, सब कुछ है वहां पे ऐसे। बट वहां पे एक सिंगल रेट चलती, मतलब सिंगल रेट मतलब वहां पे आपकी फिक्स है, 3 तरह की रेट है, अपने अभी भी अपने पास तरह की रेट सब कुछ है, तो वो सिमिलरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो पुराना वैट का सिस्टम था, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे क्या वैट और जीएसटी डिफरेंट है, तो आप कहना एट कोड नहीं है। इंडिया का वैट वॉज डिफरेंट देन जीएसटी जो अभी है अपने पास में, बट बाहर की किसी कंट्री में, जैसे अगर आप जाओगे दुबई, तो दुबई में वैट लगता है, तो दुबई का वैट इज मोर सिमिलर टू, मतलब वो एस आप कह सकते हो बिल्कुल कोर पे सेम है एज कम्पेयर टू इंडियन जीएसटी। रेट अलग अलग होगी ऑब्वियसली बात है, बट कोर सेम है उसका, ठीक है। पहली बार 1954 में फ्रांस में आया था जीएसटी, जो नाम है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पहली बार फ्रांस के अंदर 1954 में आया था, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब फ्रांस इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद की बात है, ठीक है जी।
अच्छा, जीएसटी के बारे में बात करते हैं। देखो इंडिया में ड्यूल मॉडल जीएसटी चलता है। बेसिकली इनकम जो है वो शेयर करती है सेंट्रल और स्टेट। स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल शेयर करेंगे, ठीक है। कुल मिला के 5 एक्ट पास हुए थे जीएसटी को लाने के लिए, इसलिए टाइम लग गया था। सबसे पहले हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। 102nd बिल था एक्ट 101 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जब भी कोई एक्ट पास करना होता है पहले बिल लगाते हो कि क्या हम ये कर सकते हैं, पहले बिल पास होता है, फिर उस बिल के ऊपर बहस होती है, फिर उसके बाद में उसको पास किया जाता है। तो आज तक 122 बार कोशिश करी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसमें से कर 101 बार ही पाए। मतलब 101 122 बार कोशिश की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंज किया जाए, उसमें से सिर्फ 101 बार आप सक्सेसफुल हो पाए। बाकी के जो केसेस हैं उनमें मना कर दिया कि नहीं कर सकते आप, कोर्ट ने मना कर दिया या वो लैप्स हो गया बिल वगैरह जो भी हिसाब से। इसलिए 102nd अमेंडमेंट बिल था, बट एक्ट 101 है, ठीक है। उसके बाद में 4 जीएसटी के एक्ट लगते हैं आज की तारीख में। सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट जो स्टेट के ऊपर लगता है, यूटी जीएसटी एक्ट जो यूनियन टेरिटरी के ऊपर लगता है, और आईजीएसटी एक्ट जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो लगता है जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो। अभी देखेंगे इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट क्या होती है, सब देखेंगे। बट बेसिकली 4 एक्ट है जो अपने काम किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट। दोनों 2017 सारे 2017 में पास हुए, क्योंकि एक्ट आई 1 जुलाई 2017 से, ठीक है जी। अच्छा, अब क्यों आया, बात ये करते हैं सर, व्हाई वैट वाज नीडेड। देखो पहले चक्कर क्या था, इंडिया में पहले बहुत सारे डिफरेंट तरह के टैक्स थे। मतलब आप सिनेमा जाओगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स पे करोगे। आपने अगर मान ला कि गुजरात से कार खरीद के राजस्थान में लिया है तो बॉर्डर पे एंट्री टैक्स लग जाता था। आपको लगा सर गुजरात में टीवी खरीदते हैं, यहाँ लाते सस्ती पड़ रही है तो लाओगे, बॉर्डर पे रोक दिया तो एंट्री टैक्स ले लेंगे। वैट नहीं लगेगा बट एंट्री टैक्स लग जाता था, ठीक है। लग्जरी टैक्स लगता था लग्जरी आइटम्स के ऊपर अलग से, ठीक है। आप अगर लग्जरी कार वगैरह कुछ खरीद रहे करो तो उसके ऊपर वैट के ऊपर एडिशनल टैक्स लग जाता था, ठीक है। कोई महंगा अपार्टमेंट वगैरह परचेज करा है तो उस पर लग्जरी टैक्स लग जाता था, ठीक है। आपके यहाँ पे सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता ही लगता था। तो आप सिनेमा हॉल में जाओगे तो 2 टैक्स देते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स और सर्विस टैक्स। प्लस चक्कर क्या था कि कुछ इनकम स्टेट की है कुछ सेंट्रल की है। सर्विस टैक्स ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल की इनकम, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट की इनकम। अब ऐसे कौन कौन कितना कितना ध्यान रखे, दिक्कतें आती थी, कॉम्प्लिकेशन आती थी। एंड द मेन प्रॉब्लम वाज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। नाउ कैस्केडिंग इफेक्ट और इसको कैसे दूर किया गया उसको समझते हैं। तो जब जीएसटी आया ना, तो जीएसटी के अंदर काफी सारे टैक्सेस को अबॉलिश करके जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। ऐसा बोला गया कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी जगह बस एक खड़ा है, कौन? जीएसटी। अब जीएसटी को लाने में दिक्कत क्या थी, तुम्हें क्या लगता है 17 साल क्यों लग गए होंगे? मेन प्रॉब्लम क्या थी जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है पेट्रोल को लेकर के? अभी भी पेट्रोल और अल्कोहल ये दोनों जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आते। अभी पढ़ेंगे अपन कौन कौन चीजें जीएसटी में नहीं आती, क्यों नहीं आते, उसकी वजह मेन दिक्कत क्या है। हाँ, मतलब कह सकते हो एक वैसे, बट इसको बेसिक बोलो तो बेसिकली रेवेन्यू इनकम किसकी? देखो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट दो अलग अलग है, स्टेट पे अलग सेंट्रल पे अलग, दोनों को पैसा चाहिए। अब पहले सिस्टम क्या था कि हर गवर्नमेंट, जैसे वैट का पैसा स्टेट के पास आता था, एंटरटेनमेंट स्टेट के पास, लग्जरी स्टेट के पास, लॉटरी का पैसा जो भी लॉटरी वगैरह टैक्स वगैरह लग रहा है बैटिंग गैम्बलिंग के ऊपर वो इसके पास, एंट्री टैक्स लग रहा है इनके पास, सरचार्ज सर्विसेज इनके पास। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम में सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स और ये सब थे। तो अब क्या इन्होंने आपस में बांट रखा था। अब जब जीएसटी आएगा ना तो किसकी इनकम कितनी, गुजरात ने बिल्कुल रिवोक कर लिया था कि हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब कैलकुलेशन की गई थी पहली बार तो 2014 में कैलकुलेशन करे तो पता पड़ता गुजरात को 14,000 करोड़ का नुकसान होगा जीएसटी आने पर, क्योंकि लोग गुजरात के अंदर ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे अंडर द ओल्ड रिजीम, और जीएसटी लगेगा तो गुजरात की इनकम कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी लगता है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। मतलब ऐसे कि मान लो गुजरात वाले बंदे ने सेल करा और महाराष्ट्र वाले बंदे ने परचेस करा, गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है माल, गुजरात से मतलब किसी भी सिटी ले लो कोई सी भी, ये इंटरेस्ट रेट, इसमें जीएसटी कहेगा कि इनकम किसकी, सेंट्रल की तो है ही है, बट आधी इनकम किसकी, महाराष्ट्र की। जिस सिटी के अंदर पॉइंट ऑफ सेल है जहां पे उसका, उसके ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वहां पे चक्कर है, गुजरात बोलेगा मेरा तो नुकसान है, क्योंकि गुजरात से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, बाकी बाकी स्टेट्स में ज्यादा माल जाता है, तो गुजरात को नुकसान होता है। ऐसे सारी स्टेट्स ने मना कर लिया था अलग अलग रीजन की वजह से। सबसे लास्ट में गुजरात माना था, बाकी सबको तो फिर भी मना लिया गया था, गुजरात बिल्कुल एंड में माना था, ठीक है ना। और वो इसलिए मना क्योंकि मोदी जी सेंटर में आ गए थे। जब तक मोदी जी वहां थे स्टेट में तब तक वो मना करते थे। जब तक 2013 तक मोदी जी सीएम थे तब तक गुजरात जीएसटी के बिल्कुल अगेंस्ट था। 2014 में जैसी सरकार आई ना, गुजरात आ गया। हाँ, अब हम सही है।
ठीक है, तब तक गुजरात ने बिल्कुल वीटो कर रखा था कि मैं नहीं करूंगा, तो पॉलिटिक्स है वो। बट मेन रीजन था कि स्टेट्स जो थी वो एग्री नहीं कर रही थी, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह भी एग्री नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, कि उनको था रेवेन्यू लॉस होगा, और कुछ स्टेट एग्री कर रहे थे कि उनको फायदा हो रहा था, जैसे मिजोरम, नागालैंड, आपके जो जम्मू कश्मीर वाली स्टेट्स है, जो स्मॉल स्टेट्स है, जिनके यहाँ से कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जो बाकी स्टेट से माल मंगाते ही है, तो उनको मंगाने पर भी पैसा मिलने लग जाएगा, तो वो तो खुश थे, हाँ ले लो ले लो, बिल्कुल लगाओ जीएसटी। तो ये सारी स्टेट्स पहले मान चुकी थी, बट बड़ी बड़ी स्टेट्स ने मना किया था। ठीक है जी, इनको बनाया गया ना, इनको बोला गया कि भाई तुम्हें इतना शेयर देंगे, तुम्हारी ये रहेगी, फिर उनको समझाया गया, और फिर पॉलिटिक्स, जिन जिन की सरकार है उन्होंने अपने अपने लोगों को मना लिया। जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सारी स्टेट्स ने हाँ कर दिया। ठीक है, बाकी स्टेट्स पहले ही हाँ करके बैठे हुए थे, तो वाह, कह रहा हूँ, तो लास्ट गुजरात बची थी जिसने ना कर रखा था 2013 तक। 2014 में ऐसी मोदी जी सेंट्रल में है, गुजरात ने हाँ कर दी, बात खत्म, हो गया मामला सेट। ठीक है जी, बिफोर जीएसटी क्या था, 2005 में वैट आया था। वैट अलग अलग स्टेट का अलग अलग लगता था, और सेंट्रल में लगता था सीएसटी। दो अलग अलग टैक्स थे, सेल्स टैक्स थे दोनों, दोनों सेल पे लग रहे हैं, बट सेंट्रल लेता था सीएसटी, और वैट लगता था इंटरस्टेट के ऊपर। अगर आप गुजरात से माल बेचोगे महाराष्ट्र, तो वो कहते थे तुम्हारी दोनों की इनकम नहीं, ना महाराष्ट्र की इनकम ना गुजरात की इनकम, सेंट्रल की इनकम, तो वो सीएसटी लगा देते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और सिर्फ गुजरात से गुजरात के अंदर बेच रहे हो तो वैट लगता था। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। बेटा कस्टम ड्यूटी को ऐड बेसिकली पूरी तरीके से नहीं किया है, कस्टम ड्यूटी के अंदर जो एडिशनल एड वलोरम ड्यूटी हुआ करती थी, सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती थी, उनको ऐड किया गया था, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता था कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इज कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई, स्टेट के बाहर जा रहा है, तो सीएसटी लगता है 2% का, तो सरकार का नुकसान था ना, क्या मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, तो वो उसके ऊपर सीवीडी लगा देते, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देते, उस सीवीडी को ऐड किया गया। पूरी तरीके से कस्टम एबोलिश नहीं हुआ, कस्टम अभी भी लगता है, आप इंपोर्ट करोगे उस पर कस्टम ड्यूटी आज भी लगेगी, पूरी तरीके से एबोलिश नहीं हुई, बट उसकी जो सीवीडी थी, उसको जो एक पार्ट था उसका, वो एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, मूवी टिकट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लग रहा है, सर्विसेज के ऊपर अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं, समझ नहीं पड़ा क्या करो। ऑक्ट्रॉय लगती थी पहले, ट्रांसपोर्ट वगैरह पे माल भेजोगे करते ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगा करती थी, अब ये सब खत्म हो गए, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सर जीएसटी का फायदा क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या, एट कोर कंसेप्ट क्या है, मेन जो थे, फर्स्ट जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, ये लगेगा वैल्यू एडिशन के ऊपर, निकालेंगे अभी, अभी जस्ट इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड में सीख ही रहे हैं कि कैसे जीएसटी निकालेंगे। इसका बर्डन फाइनल कंज्यूमर पर जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, और कैस्केडिंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाएगा। अब डबल टैक्सेशन कैसे लग रहा है इसको समझते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास में, सब लोग यहां देखना। लेट्स से क्या आज अपन लोग कार खरीदने जाते हैं, अपनी इच्छा हो रही है कि सर एक कार खरीदते हैं, ठीक है। अब कार खरीदने का नॉर्मल मॉडल क्या होता है इंडिया में, मैन्युफैक्चरर से शोरूम के पास में आएगा, शोरूम से आप खरीद लोगे, मैन्युफैक्चरर शोरूम वाले को बेचेगा कार का, आप शोरूम वाले से कार खरीद लोगे। तो एक बार अपन 2 स्टेज मॉडल के हिसाब से, मतलब 2 स्टेज ही लेके चल रहे हैं। समझो कि कार जो है वो मैन्युफैक्चरर को पुराने रिजीम, प्रीवियस रिजीम इधर है, अच्छा सॉरी तुम लोगों को दिख नहीं रहा, जी अब दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ जी, प्रीवियस रिजीम जो है उसमें इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और अभी जीएसटी में क्या हो रहा है इसके साथ में, और देखते हैं अपना फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। मान लो 4 लाख की कार थी पहले, अभी भी 4 लाख की कार, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम रख रहे हैं एक बार पे। पहले कार मैन्युफैक्चर करने पे एक्सेस ड्यूटी है, मैन्युफैक्चर कुछ भी करोगे एक्सेस ड्यूटी लगती थी 12% की, प्लस 1% का उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा करता था, तो 13% के बेसिकली आपको टैक्स देना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। अलग अलग गुड्स पे अलग अलग मोटा मोटी जो कॉमन रेट है मैंने बोली है, पहले कॉमन रेट 12% की थी, तो मैंने 12% ले ली, ठीक है ना। अब ऐसे तो हर गुड्स पे अलग अलग रेट लगा करती थी, अपन उस पर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो 12 प्लस 1 13% की रेट है, तो 4 लाख के ऊपर 13%, 52,000 की एक्साइज लग गई। इस एक्साइज, ये एक्साइज टोटल एक्सपेंस है, इसका तुम्हें कोई इनपुट मिलने वाला नहीं है। एक्साइज ड्यूटी बेटा पहले लगा करती थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, जब भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो उसके ऊपर आपको एक्साइज पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है जी। अब नहीं पे करना पड़ता। अब लेट से कि भाई आपने 52,000 रुपीज का एक्साइज पे कर लिया, ये आपकी बन जाती है कॉस्ट, क्योंकि इसका आपको इनपुट नहीं मिल रहा, ये बेयर एक्सपेंस है, क्योंकि पहले अलग अलग टैक्स है, एक्साइज अलग टैक्स है, वैट अलग टैक्स है, सीएसटी अलग टैक्स है, सर्विसेज अलग है, चारों अलग है, तो चारों आपस में मतलब क्या कहते हैं, मिलजुल के नहीं देते थे, चारों कहते थे जो मुझे मिल गया वो मेरा, एक्सेस को दे दिया ना तो वो मेरा। वैट वाला बोलेगा अरे यार एक्सेस वाले इनपुट दे दे, नहीं मेरे को मिल गया ना, मेरा काम। जीएसटी में सब एक हो गए ना, तो इसलिए इनपुट मिलती है। अब कैसे मिलती है देखते हैं। एक्सेस होगी 42 की, अब आप सेल कर रहे हो, सेल पे वैट वाले खड़े हो जाएंगे, ला लो वैट ला वैट ला, तो आपने कहा ला भी वैट देते हैं,
ठीक है, वैट लगता है 12.5% पे, अलग अलग सिटी की अलग अलग रेट थी, अलग अलग स्टेट की, मैंने कॉमन रेट 12.5% लगती थी वो ले ली एक बार ऑन एवरेज। लास्ट टाइम में तो एंड में आते थे 14.7% की भी थी, बट एवरेज रेट निकालोगे तो 12.5% की रेट लगती थी लगभग ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट की अलग अलग के हिसाब से। तो अपन ने निकाली वैट, अब 4,52,000 की कॉस्ट हो गई आपकी कार की, उस पे आपने 12.5% का वैट और पे कर दिया। ठीक है जी, तो आपने 56,500 का वैट पे करा। डीलर को कॉस्ट क्या पड़ गई गाड़ी की? 5,08,500 रुपए डीलर को जेब से देने पड़ गए। भाई डीलर ने तो वैट पे करा एक बार जेब से, पहले वैट जब चलता था तो डीलर की जेब से 5,08,500 रुपए चले गए। बट यहाँ पे डीलर को सारा नुकसान नहीं हुआ, डीलर को यहाँ पे ये जो 56,500 रुपए ना, इसका इनपुट मिल जाएगा। ये जो 56,500 रुपए का वैट पे करा ना, ये क्या है? परचेज पे जब वैट पे करते हो तो उसे कहते हैं इनपुट, मैंने अभी बोला था। और सेल पे जब वैट पे करते हो उसे कहते हैं आउटपुट। जीएसटी में भी यही है, परचेज पे जब जीएसटी पे करोगे उसको कहोगे इनपुट, सेल पे जब जीएसटी पे करोगे उसको आउटपुट। इनपुट इज योर एसेट, इनपुट वो टैक्स है जो तुमने एडवांस में जमा करा दिया गवर्नमेंट को बेसिकली। ठीक है, और आउटपुट तुम्हारी लाइबिलिटी है जो तुम्हें गवर्नमेंट को जमा करानी बाकी है। तो आउटपुट टैक्स पे करके आया, इसने इसको बना दी अपनी असेट कि इतना पैसा मैंने पहले से जमा करवा दिया। अब ये करवा दिया है ना, ये एडवांस पैसा है, एडवांस पैसा इज नॉट योर एक्सपेंस। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई डीलर की? 4,52,000। जो पैसा उसको रिकवर नहीं होने वाला। बेसिकली मान लो तुम्हें, इसको ऐसे समझो कि तुम दुकान पे गए, दुकान वाले ने तुम्हें बोला कि तुम ये माल खरीदोगे हमसे तो तुम्हें 200 रुपए का वाउचर दे दूंगा मैं, जो तुम नेक्स्ट परचेज पे एडजस्ट कर सकते हो। तो तुम में बोलोगे सर 1,000 रुपए का गुड्स खरीदा, 200 रुपए का वाउचर मिल गया, तो जेब से तो 800 ही गए ना। समझो ये वो है वैट और जीएसटी के जो परचेज पे आप टैक्स पे करते हो, वो उन डीलर या रिटेलर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए इनपुट एसेट है कि वो फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो आपने 4,52,000 के ऊपर 56,500 का टैक्स पे करा, आपने जेब से एक बार पे कर लिया 5,08,500, बट यूं समझ लो आपको 56,500 का वाउचर मिल गया जो फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट तो कितनी होगी? 5,52,000। जो पैसा जेब से गया, जो पैसा नहीं मिलने वाला है, अपन कहते हैं ना कॉस्ट कितनी हुई, तो जो पैसा दिया उसमें से जो रिबेट मिल जाएगी वो एक्सपेंस थोड़ी ना है, वो कॉस्ट थोड़ी ना है। तो मेरी कॉस्ट होगी 4,52,000 रुपीज की। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो डीलर भी तो अपनी मार्जिन ऐड करेगा, मान लो उसकी 50,000 की मार्जिन है एक कार के ऊपर, तो अब कार की कॉस्ट होगी 5,02,000 रुपए की, 5,02,000 की कॉस्ट होगी। ठीक है, इसके ऊपर 12.5% से फिर वैट लग गया, तो 5,02,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5% करो, कितना हो रहा है? तो आप जब कार खरीदोगे तो आप पे कर लोगे 5,64,750। जब वैट के अंदर कार मिल रही है आपको तो 5,64,750 की आपको कार मिल गई। ठीक है जी, अब डीलर का क्या हुआ? डीलर बोलेगा सर मेरे पास पड़ी है इनपुट कितने की? 56,500 की, और मेरे पास पड़ी है आउटपुट कितने की? 62,750 की। नेट कितना हुआ? आउटपुट पे करना है, इनपुट एडवांस है, तो नेट कितना हो गया ये? 6,250। तो अब आप सिर्फ 6,250 रुपए पे करोगे। आपने पहले 56,500 पहले पे कर दिया और अब आप 62,500 पे कर दोगे। गवर्नमेंट के पास में नेट कितना पहुंचा? ये पहुंचा गवर्नमेंट के पास में पहले तो, और फिर पहुंचा ये। बेसिकली कह सकता हूँ 56,500 प्लस 6250 गवर्नमेंट के पास में जेब में पहुंच गए एट द एंड ऑफ द डे 62,750। ये हमेशा फिक्स रहेगा। जो एंड कंज्यूमर टैक्स पे करता है ना, गवर्नमेंट की इनकम उतनी होती है। एंड कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे करा? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, चेक करने का तरीका है जितना गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, जितना एंड कंज्यूमर ने टैक्स पे करा। सर ऐसा क्यों? बेसिक जीएसटी इज या वैट एट द कोर वैल्यू एडिशन का टैक्स है। कितनी वैल्यू ऐड हो रही है चेक करते हैं, समझना। मैन्युफैक्चरर ने 4 लाख में गाड़ी बेची तो 4 लाख का वैल्यूडेशन करा उसने, उसने रॉ मटेरियल से कार बने तो 4 लाख का वैल्यूडेशन है। ठीक है, तो ये 4 लाख पे टैक्स पे करना है, प्लस 52,000 रुपए का ये कॉस्ट लग गई। ठीक है, एक्साइज इसकी इनपुट नहीं मिलेगी इसलिए कॉस्ट बन गई, तो कुल मिला के 4,52,000 की तो वैल्यू ऐड करेगी इसने, मैन्युफैक्चरर ने। 4,52,000 के गुड्स तो जीरो के थे ना, वो बनाते नहीं तो कार बनती क्या? तो उसने 4,52,000 की कार खड़ी कर दी, उसने 4,52,000 की वैल्यू ऐड करी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो 4,52,000 के ऊपर टैक्स पहुंच गया 12.5% से, वो पहुंचा कितना? 56,500 का गवर्नमेंट के पास में। अब डीलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? भाई 4,52,000 तो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू थी, डीलर ने इस सिस्टम में वैल्यू कितनी ऐड करी? जितनी उसकी मार्जिन है ना। वैल्यू एडिशन मतलब इंक्रीज कितनी हो रही है वैल्यू? भाई 4,52,000 तो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू एडिशन थी,
उसने 50,000 का प्रॉफिट अपना ऐड करा ना, तो उसने वैल्यू कितनी ऐड करी? 50,000। 50,000 का 12.5% निकालना कितना होता है? 50,000 का 12.5%, 62,500। तो डीलर को कितना टैक्स पे करना चाहिए? 62,500। पे कितना कर रहा है? 62,500। बेसिकली वैट क्या कहता है? जितना वैल्यू ऐड करोगे उतने पे टैक्स दे दो। मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 4,52,000 की, तो उसने 4,52,000 रुपए टैक्स दे दिया। रिटेलर डीलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? सिर्फ 50,000 की, तो 50,000 के ऊपर टैक्स कितना बनना चाहिए? 12.5%, 6250। दे भी तो वो 6250 रहा है, वो नेट पे तो 6250 कर रहा है ना गवर्नमेंट को। तो ये क्रॉस मैच करने का तरीका है। वैट जीएसटी, ये तुम F6 में आओगे ना तो वैट पढ़ोगे, सेम यही पढ़ाऊंगा वापस से बैठ करके। अभी जो पढ़ रहे हैं यही पढ़ा है, अभी वैट खत्म करा है हम लोगों ने, ठीक है? तो यही पढ़ा था उसमें पूरा एज इट इज डिट्टो, ये भी तो बैठी है चेष्टा, सॉरी। ठीक है, तो 6250 उसमें निकला है। बेसिकली क्या है? जितना वैल्यू ऐड करो उस पर टैक्स लग रहा है। मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 4,52,000 की, तो 4,52,000 रुपए टैक्स पे कर लिया। रिटेलर डीलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 50,000 रुपए की, तो 50,000 रुपए पर टैक्स पे कर लिया। बट आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत है क्या? सर एक्साइज थोड़ा ना वैल्यू एड है, एक्साइज तो टैक्स है। और यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? यहाँ पे आप वैट लगा रहे हो 4,52,000 के ऊपर, तो आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हो भाई। अगर तुम 4 लाख के ऊपर 12.5% पे करते तो सिर्फ वैल्यू के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते, बट तुमने वैट कैलकुलेट करा 4,52,000 के ऊपर। इसमें 52,000 कौन से है? खुद ही टैक्स का एलिमेंट है ना। उस 52,000 के ऊपर भी तुमने 12.5% टैक्स लगाया, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जो पुराने सिस्टम में था। क्यों? क्योंकि एक्साइज वाला लगा, मेरे को क्या करना, वैट अलग है एक्साइज अलग है, दोनों के डिपार्टमेंट ही अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, एक सेंट्रल का एक स्टेट का है, थोड़ी ना बनेगी क्या? तो इनपुट मिलती नहीं थी। अब आया जीएसटी। अगर ये काम जीएसटी में तो कैसे होगा? 4 लाख की कार है अभी भी, अब मेरे को एक्साइज नहीं है। लेट से कार के ऊपर 18% की रेट है, वैसे तो 28% लगती है, बट अभी अपन फॉर सिंपल कैलकुलेशन 18% की रेट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? तो 18% की रेट से निकाला तो सीजीएसटी आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का। 18% की रेट है तो 9% बांट लेंगे, वो 12% रेट होगी तो 6 बांट देंगे, 28% की रेट है तो 14 बांट लेंगे। जो भी रेट है उसका आधा आधा आपस में बांट लेते हैं चुपचाप। 5% की रेट है तो 2.5 बांट लेंगे, सिंपल सिस्टम है। ठीक है, दोनों खुश अपनी जगह पे। ठीक है, तो 18% की रेट लगा रहे हैं, एक बार अपन लेके चलते हैं। जो बेसिक रेट है सब पे लगती है, अभी 8% सबसे जो बेसिक रेट है सब पे लगती है, सबसे ज्यादा वो 18% की। तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो 4 लाख पे 9% 36,000, 4 लाख पे 9% 36,000। अब डीलर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 4,72,000। पहले कितना पे करा था? 5,08,000। सेविंग्स आई। अब ये सेविंग्स और बढ़ेगी, कैसे देखो। अब क्या हुआ? कॉस्ट कितनी है अभी भी? पहले कॉस्ट थी 4,52,000, लेकिन अब कॉस्ट 4 लाख की है। क्यों? क्योंकि ये जो 72,000 रुपीज का आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा है, इसकी तो इनपुट मिल जाएगी। तो डीलर के पास में इनपुट पड़ी हुई है इसकी, तो अब उसके पास में इनपुट पहुंच गई 72,000 की। ये पैसा मांग सकता है, तो कॉस्ट तो है नहीं, तो कॉस्ट तो 4 लाख की रही। अब आए आप गाड़ी खरीदने, उसने कहा चलो 50,000 की मेरी मार्जिन है, मैं ऐड कर दूंगा, तो गाड़ी हो गई 4,50,000 की। उस 4,50,000 के ऊपर आपने 18% से जीएसटी पे कर लिया, तो 9%, 9%, 40,500, 40,500। टोटल प्राइस कितनी हो गई? 5,31,000। पहले कंज्यूमर कितना पे कर रहा था? 5,64,000। अब भी कितना पे कर रहा है? 5,31,000। कंज्यूमर के लिए सेविंग्स है, ऑब्वियसली सेविंग्स सामने दिख रहा है। ठीक है जी, तो जीएसटी को लाया इसीलिए गया था कि उससे एक तो प्राइसेस डाउन होंगी चीजों की, चीजें सस्ती हो सकती है। सस्ती नहीं भी हुई तो कम से कम टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो वैल्यूडेशन पे टैक्स लग रहा है। कैसे? अब तुम बोलोगे सर गवर्नमेंट की इनकम कितनी, तो देखो यहाँ पे आउटपुट कितना है इस बंदे का? $81,000 का आउटपुट है, 72 का इनपुट है, नेट पे कितना कर लेगा ये? 81 की तो लाइबिलिटी, 72 की असेट, नेट 9,000 का पेमेंट है। कितनी वैल्यू ऐड की डीलर ने? 50,000 की। 50,000 का 18% निकालना कितना होता है? और 4 लाख रुपए की वैल्यू ऐड कर दी कितनी मैन्युफैक्चर ने, तो 4 लाख का 18% कितना होता है? 72। तो 72 पहले पहुंच गए गवर्नमेंट के पास में, अब पहुंच जाएंगे 9,000, गवर्नमेंट के हाथ में 81,000 पहुंच गए, गवर्नमेंट खुश। तो जीएसटी और वैट दोनों चलते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। जितनी वैल्यू ऐड करोगे उस पर आपको टैक्स देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, पहले एक और दिक्कत थी। पहले दिक्कत एक और क्या थी? अगर आपने इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर दी, जैसे अब राजस्थान में आपको माल एक डीलर है, बट मारुति की कार तो हरियाणा में बन रही है या आंध्र प्रदेश में बन रही है, तो आंध्र प्रदेश से जब वो फैक्ट्री सेल करेगी तो इंटरेस्ट रेट है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट कहते हैं उसे। और जब एक ही स्टेट के अंदर माल बिक रहा है उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट।
तो इंटरेस्ट रेट अगर माल सप्लाई करोगे तो उस केस में तो CGST लगता था, CST लगता था पहले, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसकी रेट थी 2% की। अब जरा उसके हिसाब से देखते हैं, जीएसटी में उसका भी, जीएसटी में उस चीज को भी रेक्टिफाई किया गया। अब वही पुराने रेजिम में 4 लाख की कार है, 52,000 का एक्साइज लग जाएगा, कार हो गई 4,52,000 की। अब सेंटर बोलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, राजस्थान टू हरियाणा या हरियाणा टू राजस्थान ऐसे सेल हो रहा है, तो उस केस में 2% का हम ले लेंगे तुमसे CST, तो 4,52,000 का 2%, 9040। तो अब डीलर कितना पे कर लेगा, 46104। लेकिन ना तो उसको CST की इनपुट मिलने वाली है और ना उसको एक्साइज की इनपुट मिलने वाली है, क्योंकि CST अलग डिपार्टमेंट है, एक्साइज अलग डिपार्टमेंट है, वेल अलग डिपार्टमेंट है। तीनों नाम चेंज हो गए तो इनपुट मिलेगी नहीं। बेसिक कंसेप्ट था पहले, नाम चेंज हो रहा है तो इनपुट नहीं मिलती थी। एक्साइज से CST पे आ गए, नाम चेंज हो गया, इनपुट नहीं मिलेगी। CST से वैट पे आओगे, अब नाम चेंज हो गया, इनपुट नहीं मिलेगी। तो अब तुम्हारी कॉस्ट ही होगी 4,61 की, इनपुट कुछ मिल नहीं रहा तो कॉस्ट ही होगी 4,61 की। इस पे ये 50,000 की वैल्यू ऐड कर देगा, अपनी वैल्यू ऐड करेगा, 50 की मार्जिन तो ऐड करके करेगा। कार हो गई 5,11,000 की, कस्टमर आया वो बोला सेल करो, हम बोलेंगे रास्ता में बोलेगा वैट लाओ, तो 12.5% का वैट और लग गया, 63,880 का। कार हो गई 5,74,000 की। जीएसटी में क्या होगा, 4 लाख की कार है ना, हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, IGST लगाओ 18% की रेट पे, या जो भी रेट है आपकी। तो हमने 18%, वो 72,000 रुपीज आ गया। सेम देखो, प्राइस सेम रही, चाहे इंटरेस्ट रेट हो चाहे इंटरेस्ट रेट हो। पहले भी 5,31,000 थी, अभी भी 5,31,000 ही है। ये जीएसटी का फायदा है। पहले बस डिवाइड हो रहा था, अभी भी डिवाइड होगा, बट एक बार हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट तो स्टेट लड़ाई करेगी दोनों, तो बोले एक बार सेंट्रल को जमा करा दो, फिर सेंट्रल बांट लेगा उस पैसे को, ठीक है ना। इसलिए IGST लगा दिया, इंटरेस्ट रेट के अंदर बस चेंज क्या करा, IGST लगा, इसलिए चौथा एक्ट है वो, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज कब लगा, जब इंटरेस्ट रेट सप्लाई हो रही, ताकि इंटरेस्ट रेट में स्टेट्स में लड़ाई नहीं करे। वरना क्या होगा, माल निकलेगा, रास्ते में बोलेगी मेरे को पैसा चाहिए, वो गाड़ी रोक देगी, पैसा निकाल वरना तो जाने नहीं दूंगी। तो मैं झगड़ा रोकने के लिए IGST कर दो, सारा पैसा सेंट्रल को जमा करो, सेंट्रल आपस में बांट लेगा फिर तुम्हारे अंदर, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ सेल के बेसिस पे बढ़ता है कि जिस सिटी जहां पे वो माल डिलीवर हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ बेसिकली जिस जगह पे वो ट्रांजेक्शन खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है, हरियाणा से राजस्थान मंगाया तो राजस्थान में आके माल डिलीवर हो रहा है, तो राजस्थान की इनकम है वो, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान को उसके ऊपर इनपुट देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे उसको राजस्थान को इनपुट देनी पड़ेगी ना, तो राजस्थान को कहते हैं कि राजस्थान तू इनकम ले ले पहले, फिर तू इनपुट दे लेना सामने लेको, तो राजस्थान वाले की भी जेब से कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। वो अलग चीज है, वो गवर्नमेंट का मैटर हो, छोड़ो। बट अपने तो ध्यान रखो कि जीएसटी के अंदर चाहे तुम इंटरेस्ट रेट सप्लाई करो चाहे इंटरेस्ट रेट करो, प्राइस सेम रह रही है। 5,31,000 वहां पे भी थी, 5,13 यहाँ पे भी थी। बट पुराने रेजिम में क्या हो रहा था, अगर इंटरेस्ट रेट है तो 5,64 की प्राइस है, तो भी 33,000 रुपीज की सेविंग है जीएसटी के अंदर। लेकिन इंटरेस्ट रेट का, जब इंटरेस्ट रेट का काम आ गया तो 5,74 की कॉस्ट होगी, तो और ज्यादा पैसा लग रहा था जेब से, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर एक्चुअली ऐसा हुआ क्या, जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया तो क्या एक्चुअली में हम लोगों को फायदा हुआ कुछ? अगर किसी के घर में किसी के पापा वगैरह किसी बिजनेस वगैरह, उनसे पूछना एक बार ये क्वेश्चन कि क्या जब जीएसटी आया तो क्या माल सस्ता हुआ क्या, तो यार पूछना। वो तुम एक चीज बोलेंगे कि माल सस्ता हो सकता था, हुआ नहीं। क्यों? मैन्युफैक्चरर बड़े चालाक निकले। मैन्युफैक्चरर ने क्या करा कि ये जो 52,000 रुपीज का एक्साइज बच रहा था ना, यहाँ जो 52,000 रुपीज, या नहीं सॉरी, तुम्हें नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुको। ये जो 52,000 रुपीज का एक्साइज यहाँ पे बचने वाला था, जो पहले एबोलिश हो गया, ये 50,000 रुपीज मार्जिन में ऐड कर दिया। उन्होंने कहा लोग तो 5,74 में कहा पहले भी खरीद रहे, तो अब उनको कम में क्यों बेचे? खरीदने वाला इंसान वैट के अंदर भी 5,74 में कार खरीद ही रहा है ना, और वो 5,31 में भी खरीदेगा। तो उन्होंने क्या करा, 52,000 की जो एक्साइज थी उसको अपनी मार्जिन में बढ़ा दिया। उन्होंने उस कार की सेलिंग प्राइस ही बढ़ा के 4,50,000 कर दी। जितने गुड्स थे ना उन सबकी लिस्ट प्राइस बढ़ गई थी। ये मैन्युफैक्चरर ने कैलकुलेशन करी कि हम वैसे बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है ना। 2-2%, 3-3%, 4-4% की मार्जिन होती है एक मैन्युफैक्चरर की। उस सारा मार्जिन बहुत मतलब गुड्स अलग होंगे, आपके लग्जरी सेगमेंट के गुड है तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल गुड्स के अंदर 2-4-5-10% ज्यादा की मार्जिन होती नहीं है। तो बोले हम ऐसी थिन मार्जिन पे काम करते हैं, तो एक काम करो ना, फायदा उठाओ। तो सारे मैन्युफैक्चरर्स ने यही करा था, लगभग सारे मैन्युफैक्चरर्स ने यही काम करा था। तो एक्चुअली में गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा महंगे हो गए थे। कितने प्रोडक्ट्स एक्चुअली में महंगे हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर पहले वैट लगता नहीं था, अब जीएसटी लगने लग गया, तो इस वजह से महंगे ही हुए थे, सस्ते कुछ नहीं हुआ। ये थ्योरेटिकल था कि ऐसा हो जाएगा फायदा, गवर्नमेंट ने सोचा था कि मिलेगा फायदा, बट लोग ज्यादा होशियार निकले और फायदा मिला नहीं लोगों को। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर वैट अभी जीएसटी लग ही नहीं सकता, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ये जब वो स्टेट्स को मनाया गया ना, तो उन्होंने बोला नहीं, इन इन चीजों के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगने देंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन है। जीएसटी की मैक्सिमम रेट 28% की है, मतलब 14% की इनकम है, 14% सेंट्रल की, 14% स्टेट की।
एट प्रेजेंट पेट्रोल के ऊपर ड्यूटी कितनी है चेक करना एक्साइज की। सब लोग नेट पे सर्च करो फटाफट से, पेट्रोल के ऊपर एक्साइज कितना लग रहा है एट प्रेजेंट। अभी कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमन ने प्रपोज करा था कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ले लेते हैं। अगर ले लेते तो पेट्रोल की प्राइस होती है 74 रुपीज और डीजल होता शायद कुछ 58 के आसपास। राजस्थान के अंदर 32.4%, ठीक है, और सेंट्रल लेती है कुछ 28% के आसपास। ये 28% तो सिर्फ सेंट्रल कमा रही है और 33% सिर्फ स्टेट कमा रही है। मतलब 100 रुपए के ऊपर 33 रुपए तो उनकी टैक्स है। 33 + 28, तुम 100 रुपए का अगर पेट्रोल भरा रहे हो तो उसके ऊपर 58 रुपीज 61 रुपीज का तो सिर्फ टैक्स पे कर रहे हो। एक्चुअल कॉस्ट तो 40 रुपए है। वो जो पेट्रोल तुमने भरा है अभी अभी उस पर एक्चुअल कॉस्ट तो 40-45 रुपए की है। तुम बाकी का तो 60-70 रुपए का टैक्स पे करके आ रहे हो उसके ऊपर, इसलिए महंगा है। तो अगर जीएसटी में ले आएंगे तो 28% टैक्स लगेगा, तो 14% की इनकम हो जाएगी। तो अभी जो 33% कमा रही है सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल कमा रही है 28 हो गए, तो सेंट्रल तैयार है ये करने को। तो उनको बड़ा दिखना है ना, स्टेट तैयार नहीं। स्टेट का इनकम के लिए 33% से 14%, सीधा 17% का नुकसान हो रहा है। 17 ऊपर % नुकसान हो रहा है, इस वजह से नहीं होता। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाँ जो भी है, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो आपके एयरप्लेन्स वगैरह में डलता है, नेचुरल गैस, हेवी डीजल जो आपके शिप्स वगैरह में डलता है, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। साथ साथ में अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, क्योंकि सारी सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। एट प्रेजेंट अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितनी है चेक करो। अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 40 के ऊपर है। देखो कितनी आएगी अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितनी है चेक करना। 35% राजस्थान में। वो तो सेंट्रल की होगी रे, राजस्थान की चेक कर। उसमें भी सेंट्रल राजस्थान दोनों लगाते हैं। हाँ, तो 35% की लग रही है एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल। अगर वो जीएसटी में आ गया तो 28 लग पाएगा, तो वहां नुकसान फिर गवर्नमेंट को। इस वजह से अल्कोहल को भी दूर रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो इसको भी बाहर रखा गया। और प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, जो भी आप लैंड प्रॉपर्टी वगैरह रहते हो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी अभी भी लगेगी। इनको बोल दिया गया कि इसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं। हाँ, स्टेट नहीं मान रही है कुछ चीजों पर, तो सेंट्रल भी नहीं मान रही, प्रॉपर्टी पर सेंट्रल ही नहीं मान रही है, ठीक है। तो वो इसलिए डिफरेंस है, इसलिए वो अलग रखेगा। अच्छा, अब कुछ अलग अलग 5 तरह की रेट से अपने पे 0, 5, 12, 18, 28 कुछ प्रोडक्ट देखते हैं कौन कौन सी रेट में कौन कौन से फॉल करते हैं, जो तुम एवरीडे बेसिस पे यूज करते हो। मोबाइल फोन, किसी को ध्यान है कौन सी रेट पे आता है मोबाइल फोन? 12। मोबाइल फोन 12, बट मोबाइल फोन का चार्जर, ईयरफोन लिया तो 18, लैपटॉप लिया तो 18, मोटरसाइकिल खरीदने गया जा रहे हो अभी तो 28, कार 28, होटल में गए और 1000 रुपए से कम का रेंट है तो 0। होटल में गए 1000 रुपए के ऊपर का रेंट है तो फिर 12। 5 स्टार होटल में गए जिसका रेंट 5000 से मतलब 7500 से नीचे का है बट 5000 के ऊपर का है तो 18, और 7500 के ऊपर का रेंट है होटल का तो सीधा 28, ठीक है ना। ठीक है, दूध लिया, बटर मिल्क लिया, कर्ड लिया, फ्री। ठीक है, दूध, बटर मिल्क, कर्ड फ्री। बट बटर, घी, ऑयल लिया तो 12। दूध पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, बटर मिल्क, छाछ पे कोई टैक्स नहीं, लस्सी वस्सी लोगे टैक्स नहीं है, कर्ड लोगे टैक्स नहीं है, लेकिन उसी जगह बटर, चीज, घी, ऑयल लोगे तो 12% टैक्स है सीधा। ठीक है, नॉर्मल ब्रेड ली, कोई दिक्कत नहीं, 0% टैक्स। पिज्जा ब्रेड लेके आए, बर्गर बन लेके आए, ये इनकी इच्छा पे। ठीक है, पिज्जा ब्रेड लिया, वो तो ना वो खारी अपन खाते बिस्किट, चाय में डुबो के जो खारी खाते हो, टोस्ट टोस्ट जो खाते हो, इन सब के ऊपर 5% लगता है। पिज्जा ब्रेड होती ना, बर्गर बंस 5%। नॉर्मल ब्रेड लाओगे ना तो 5%। मल्टीग्रेन लाओगे, नॉर्मल ब्रेड लाओगे तो 0, मल्टीग्रेन लाओगे तो 5। फैंसी आइटम, बेसिकली नेसेसरी आइटम्स जो है ना, जो एवरीडे यूज के आइटम्स है, उनके ऊपर 0% रेट लगती है। फिर जैसे जैसे लग्जरी आइटम बढ़ता रहता है वैसे रेट बढ़ती रहती है। जैसे टी, कॉफी, ऐसे नॉर्मल दूध लोगे, सॉल्ट पे कोई टैक्स है नहीं, सॉल्ट एग्जम्प्ट है। सॉल्ट, गुड़, आपके दाल चावल, पल्सेस वगैरह, वेजिटेबल, फ्रूट्स। एजुकेशन है ही नहीं, एजुकेशन पे कोई नहीं है, ठीक है। आपके बुक्स वगैरह, प्रिंटेड बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर, खादी प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं, एग्जम्प्ट है। कॉलेज फीस अलग है ना, हायर एजुकेशन पे लग, उसमें लगते हैं, स्कूल एजुकेशन फ्री है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ोगे तो लगेगा। हाँ,
चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर तो डिपेंड करेगा वो काम क्या करेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट सेल करेगी प्रोडक्ट तो लगेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर सेल करेगी तो लगेगा, अगर कमर्शियल एक्टिविटी करेगी तो लगेगा ही ना, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके ना पैकेज्ड फूड आइटम कुछ भी लेते हो, फ्रूट्स वगैरह पैकेज में खरीदोगे ना, मॉल वगैरह से खरीदोगे तो 5% जीएसटी लगेगा। ठेले वाले से खरीदोगे खुले फ्रूट्स तो फ्री। ठीक है, अपने हवन सामग्री होती है ना, धूप बत्ती हवन सामग्री 5%। ठीक है, मम्मी लेते हैं साड़ी फॉल 5%। साड़ी ली तो साड़ी ली तो साड़ी के फॉल पे 5%, और साड़ी ली तो 12%। ब्रांडेड शोरूम से साड़ी खरीदी तो 12%। ठीक है, सिलाई मशीन वगैरह पे 12%, आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह सारी 28%, लग्जरी आइटम्स मानते हैं, एसी टीवी 28%। 28 28। ठीक है जी, डिओड्रेंट्स वगैरह परफ्यूम डिओड्रेंट्स 28, सीधे 28% आते। पान मसाला 28। ठीक है ना। चॉकलेट्स चॉकलेट च्युइंगम्स 28%। हाँ, वो 1 रुपए की चॉकलेट पे भी 28% टैक्स लग रहा है। ठीक है ना। मिनरल वाटर की बोतल खरीदोगे ना, मिनरल वाटर की बोतल खरीदी मियोनीज, हाँ, वो 1 रुपए की प्राइस के ऊपर 28% टैक्स इंक्लूडेड है पहले से। ठीक है, मिनरल वाटर 18%, टिश्यूज 18%, एनवेलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स 18%। ठीक है, अपने ये आइसक्रीम 18%, आइसक्रीम 18%। ठीक है, ये तो मगर वो तुम्हारा मस्कारा, आई काजल, आई शेडो 18%। कॉस्मेटिक, अगर काजल की डब्बी ली ना, सुनो, काजल की अगर डब्बी लोगे, वो डब्बी लेकर जाता है ना, वो ग्रीन कलर की डब्बी में फ्री, 0 % 0 रेट पे, उसी की जगह वो ले ली मेबलिन की तुमने स्टिक, वो जो भी तुम्हारी वो स्टिक आती है, वो जो भी वो लैक में जो भी आता है तुम्हारा, हाँ, वो 18% सीधा। ठीक है ना। ठीक है, वो बच्चों का मामा लगाने के लिए काजल लगाते हैं, वो फ्री है, तुम लगाते हो वो फ्री नहीं है। ठीक है। चलो हाँ भाई, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। किस किस को वैट में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब इस पर डिपेंड करेगा तुम कौन सी स्टेट में हो। अगर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम, मतलब त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, जो 7 सिस्टर्स में से 4 है, सबसे छोटी वाली, उन 4 में अगर हो तो 10 लाख के ऊपर का टर्नओवर होगा, टैक्सेबल टर्नओवर, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। अच्छा, अपने वैट में क्या है, यूके वैट की लिमिट क्या है। यूके वैट में रजिस्टर कराने की लिमिट क्या है, 85,000 पाउंड। ठीक है, यूके वैट में रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट है 85,000 पाउंड। इंडिया में 3 अलग चलती है। अगर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, उत्तराखंड और सिक्किम में अगर आप बिजनेस करते हो तो 20 लाख के ऊपर के टर्नओवर क्रॉस करते से आपको जीएसटी में, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, दोनों मिला के होगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स का होना चाहिए, सर्विस दोनों मिला के, गुड्स सर्विस दोनों पे लगता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम और अदर स्टेट्स जो भी है, 85,000 पाउंड है बेटा, 83,000 पाउंड पे तो डी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, 85,000 पाउंड के ऊपर जाते हो तो रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है जी। अगर इनके अलावा किसी और स्टेट के अंदर हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे, सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो 40 लाख के ऊपर पे, और अगर सर्विस और गुड्स दोनों दे रहे हो या सिर्फ सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख की लिमिट है बाकी स्टेट्स के ऊपर। तो 3 अलग अलग डिपेंड करेगा कौन सी स्टेट पे हो। राजस्थान के अंदर हो और सिर्फ गुड्स सप्लाई करते हो तो 40 लाख से कम टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर सर्विस भी साथ में देते हो या सिर्फ सर्विस देते हो तो 20 लाख। ठीक है जी, तो ये अलग अलग लिमिट्स है। लास्ट एक बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना, हर महीने की 20 तारीख पे किसी भी सीए के ऑफिस में जाओगे ना तो तुम्हें वो प्रेशर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर महीने की 20 तारीख को उसको जीएसटी 3B फाइल करना पड़ता है। जीएसटी 3B एक मंथली रिटर्न है जिसमें आपको टैक्स जो बन रहा है आपका लास्ट महीने का वो आपको पे करना है। मतलब मई के महीने का 20 जून तक पे करना है, जून के महीने का 20 जुलाई तक पे करना है, और उसका रिटर्न लगाते हैं जीएसटी 3B के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपने क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो तो क्वार्टरली बेसिस पे भी काम कर सकते हो आप, तो फिर वो क्वार्टर के एंड के 22 तारीख के बाद। ठीक है, तो वो डेट है। साल का एक एनुअल रिटर्न लगता है जो 31 दिसंबर को लगाना पड़ता है, फाइनेंशियल एंड उनके बाद में, इसे जीएसटीआर 9 कहते हैं। जीएसटीआर 1 जो होता है उसमें आप लिखते हो सारी सेल की डिटेल्स, जो आपने सेल करी, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल। ठीक है, जीएसटीआर 2 है, ऑटो पॉपुलेट हो गया था, आपको लगाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, उसमें आपकी परचेज आती है अपने आप, क्योंकि सामने वाले ने सेल दिखाई होगी तो आपकी परचेज है, तो उसमें जीएसटी नंबर मेंशन होता है, तो वो ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। तो जीएसटीआर 1 में सेल, जीएसटीआर 2 या 2 ऐसे याद करो, 1 के अंदर सेल, 2 के अंदर परचेज, 3 के अंदर पेमेंट। 1 2 3, 1 में सेल, 2 में परचेज, 3 के अंदर पेमेंट।
जो पेमेंट करना है, जो क्लेम करना है, जो भी है उसको दिखाना होता है। और 9 के अंदर एनुअल रिटर्न। और जीएसटीआर 8 एक याद रखना, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट से सेल करना है, तो अगर आपका टर्नओवर 1 रुपए का भी है ना, तो भी आपको वैट जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, स्नैपडील, कोई भी साइट पर अगर कुछ भी बेचना चाहते हो एज अ डीलर बन के, तो आपके सेल चाहे 1 रुपए की हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कि ई कॉमर्स के ऊपर मैंडेटरीली 18% का जीएसटी लगता है, जो भी रेट है उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, तो उनको भरना पड़ता है जीएसटीआर 8, वो मंथली रिटर्न लगता है। ईबे वगैरह कुछ भी, कोई सी भी ई कॉमर्स, तुम इंडिया मार्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ई कॉमर्स साइट के ऊपर आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चाहे 1 रुपए का टर्नओवर हो, चाहे 20 लाख की लिमिट के नीचे भी हो, या 40 लाख की लिमिट के नीचे भी क्यों ना हो। ठीक है जी, चलो, तो आई गेस जीएसटी के बारे में कुछ बातें तो पता पड़ी होंगी। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, कुछ डाउट वगैरह कोई दिमाग में आ रहा हो तो पूछ लो फटाफट से, फिर इन तो क्लास को ओवर करते हैं। चले, चल ठीक है सर। ड्रॉप शिपिंग करना चाहे कोई तो उसको भी, हाँ बिल्कुल लगेगा बेटा, लगेगा। ठीक है जी, चलिए, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे। हाँ बेटा, बाकी क्लासेस नॉर्मल टाइम पे ही है, वो आपकी बीटी, एमए और जो भी क्लासेस है वो सेम टाइम पे चलेगी इसके बाद में। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे कभी और ऐसे ही। ओके जी।